नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसपी सीटेट ऑनलाइन पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो में हम प्याजे से रिलेटेड जितना भी ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा गया है सबका डिस्कशन करेंगे। थ्योरी सेक्शन के लिए हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए, फिर आप जहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा उसको देखिए। निश्चित रूप से आपका समझ जो है बेहतर बन जाएगा। फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे 4 अवस्था के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल का होता है। तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल का होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल से ऊपर होता है। तो आपका जो आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपका आत्मसातीकरण या समावेशन। दूसरा है ऑप्शन प्रतीकात्मकता। तीसरा है वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व। चौथा है स्थगित अनुकरण। देखिए 4 नंबर ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दीजिए कि केवल ऑप्शन पूरा आया हुआ है। यह प्रतीकात्मक सोच भी नहीं है। प्रतीकात्मक सोच आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है और पदार्थ स्थायित्व या वस्तु स्थायित्व यह संवेदी प्रेरक अवस्था का विशेषता है। और क्वेश्चन आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है तो ये सी नंबर जो है यह आपका संवेदी प्रेरक अवस्था का है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है समझ लीजिए। वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चा के सामने में कोई वस्तु है और उसे छुपा लेते हैं आप, तो आप छुपा लेते हैं लेकिन बच्चा के सामने मुँह वो रहता ही है, इसे ही कहते हैं पदार्थ स्थायित्व या वस्तु स्थायित्व। देखिए जो आंसर है आपका वो 1 नंबर हो जाएगा, आत्मसातीकरण या समावेशन। उसी को आत्मसातीकरण को ही समावेशन भी कहा जाता है, इसको एसाइमुलेशन कहा जाता है। देखिए यह दोनों जो पार्ट है अनुकूलन का पार्ट है, एसाइमुलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण में जो भी स्कीमा बना हुआ है उसमें केवल नया जानकारी को जोड़ा जाता है, लेकिन समायोजन में जो जानकारी जोड़ा जाता है उसको संशोधित किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूल किन 2 मूल प्रक्रियाओं में समाहित होता है? तो देखिए अभी जस्ट हम ऊपर में बताए हैं आपको समायोजन और समावेशन, और ये आपका ए नंबर ऑप्शन में ही है। संतुलिनीकरण जो है यह बैलेंस बनाता है। आपका समायोजन और समावेशन के बारे में संगठन है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको व्यवस्थित रूप से सजाना संगठन कहलाता है। और इसी दोनों को मिक्स करके और अब और भी ऑप्शन पुराया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु का व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस कर पाते हैं? तो देखिए वर्गीकरण कर पाता है बच्चा तो संवेदी प्रेरक अवस्था में होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण आता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है वर्गीकरण। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त वस्तु के बारे में तार्किक सोच शुरू करता है, वैज्ञानिक सोच है, निगमनात्मक सोच है। यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण समझ जाता है, वर्गीकरण समझ जाता है, यह दोनों तरफ से सोचना शुरू कर देता है। तार्किक सोच आता है, मूर्त सोच आता है, आगमनात्मक सोच आता है, सकर्मक अनुमान आता है। ये सब पे क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान में रखेंगे। फिर भी हम एक बार बता दिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ऑप्शन है आपका संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। दूसरा है घटनाओं के वैज्ञानिक रूप से जांच करने। तो देखिए वैज्ञानिक रूप से अभी यह क्वेश्चन जो है 5 साल लिखा हुआ है, तो 5 साल है तो बच्ची अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो वैज्ञानिक सोच तो आएगा नहीं। इसके बाद देखिए प्रतीकात्मक और अमूर्त वर्गीकरण, अमूर्त तर्कीकरण। तो प्रतीकात्मक होता तब तो ठीक हो सकता था, लेकिन साथ में दे दिया अमूर्त तर्कीकरण, तो जिसके कारण ये सी नंबर कट जाएगा। इसके बाद डी नंबर में है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, जितना भी बुक पढ़िएगा आप अलग अलग बुक में अलग अलग
प्रकार का बात होगा, कहीं पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपको संवेदी प्रेरक अवस्था में मिलेगा, कहीं पे हो सकता है तो पूर्व संक्रियात्मक में देगा, और कहीं पे हो सकता है तो दोनों में देगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके साथ आपको जाना है, उसी के हिसाब से आपको खेलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा में रूपांतरित या संशोधित करता है। हम जस्ट ऊपर में समझाएं आपको, जब भी रूपांतरित करेगा, संशोधित करेगा, चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, तभी आपको जाना है समायोजन के साथ में। तो समायोजन इसका आंसर होगा। और जब केवल शामिल करेगा तो आपको जाना है आत्मसातीकरण या समावेशन के साथ में। केंद्रीकरण समझ लीजिए कि केंद्रीकरण क्या है। केंद्रीयता होता है कि बच्चा एक ही पक्ष देख पाता है, और संरक्षण होता है, संरक्षण जो है आपका, संरक्षण में बच्चा क्या होता है कि एक कम चौड़ा वाला है मान लीजिए और एक अधिक चौड़ा वाला है। यदि 1 लीटर पानी इसमें भी रखते हैं और इसमें भी रखते हैं, तो जब बच्चा समझ जाता है संरक्षण, तो वह दोनों में से कोई एक चूज कर लेगा, क्योंकि उसको पता है आकृति और आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलने वाला है। और अनुकूलन का वैरायटी होता है आपका 2, समायोजन और आत्मसातीकरण। अनुकूलन के सहारे बच्चा पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर पाता है। तो जो ऑप्शन था हम सब डिस्कस कर दिए। चलिए, तो इसका जो आंसर है आपका वो समायोजन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफसा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था का। तो देखिए यह जो है आपका प्रतीकात्मक सोच दिखा रहा है, और यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का अवस्था होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है, और संवेदी प्रेरक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष का अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचना, तो अमूर्त संरचना हम देंगे नहीं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है। आगे देखिए, वस्तु के विचारों को बढ़ते हुए जटिलता के क्रम में वर्गीकृत करने का मुहैया कराने चाहिए। इसके बाद है उच्च स्तरीय मूर्त सोच, तो ये कर नहीं पाएगा उच्च स्तरीय मूर्त सोच। इसके बाद है आगे कि ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ। यहाँ पे मूर्त सोच रहता तो ठीक होता, लेकिन उच्च स्तरीय मूर्त सोच है तो ये अगला में चल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए ये कट जाएगा। और यहाँ पे आएगा आपका वर्गीकरण, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों के इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने में साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्रतीकात्मक सोच को दर्शा रहा है। देखिए पूर्व परंपरागत अवस्था, ये आपका कोलबर्ग से ऑप्शन उठा लिया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 साल होगा, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होगा। तो आपको सतर्क रहना है, किसी भी स्थिति में कहीं से कुछ भी ऑप्शन उठा के आपको दे देगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो हम आपको ऊपर में भी बताएं हैं कि संरक्षण बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में आपको याद रखना है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और वस्तु स्थायित्व, और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपको फ्लेक्सिबल लेकर चलना है। यदि ऐसा ऑप्शन आए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के भी साथ यदि फिट हो जाए तो आपको वहाँ भी ध्यान में रखना है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको अतार्किक सोच, कारण तथा प्रभाव, प्रतीकात्मक सोच, अहमवादी, केंद्रीयता, ये सब ध्यान में रखना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको संरक्षण, इसके बाद पलटावी सोच, इसके बाद आपका मूर्त सोच, तार्किक सोच, सकर्मक अनुमान, ये सब ध्यान में रखना है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वैज्ञानिक सोच, निगमनात्मक सोच, ये सब ध्यान रखना है। और इसी से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए तो क्या नहीं करना चाहिए, वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, तो बच्चा वर्गीकरण कर पाता है तो ये तो सही है। दूसरा, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, तो अमूर्तता का आवश्यकता है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा जब होगा उसके लिए यह ठीक होगा। तो यही आपका पूछ रहा है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये गलत है। और क्रमिक करने के कार्य देना ये भी ठीक है, मूर्त संसाधन देना ये भी ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। आपका 4 अवस्था जो दिया गया है पियाजे के द्वारा, जिसको चरणीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और
विकास के बारे में पियाजे महोदय बताते हैं कि यह चरण में होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है और सतत होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मिलाइए, क्या आंसर आएगा? सही चुन, यहाँ पे आपको सही चुनना है। तो देखिए, शैशवावस्था में बच्चे को दूध पीने से फुर्सत होगा नहीं कि वह तर्क लागू करने और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक व तार्किक, ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर देखे हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का की अनुकरण की शुरुआत तो ऊपर से ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समायोजन, समावेशन। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सामीकरण हो जाएगा आपका। संगठन समझा ही दिए थे आपको, समावेशन, समायोजन ये सब ऊपर में ही हम आपको बता दिए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती है। तो देखिए, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है, यानी संरक्षण नहीं समझ पा रही है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है, जिसको आप सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक तरफ से ही सोच पाता है, इसी को कहते हैं आपका सेंट्रेशन, यानी केंद्रीयता, कि बच्चा एक ही तरफ से सोच पा रहा है। दोनों तरफ से जब वो सोच पाएगा तो समझ जाएगा कि दोनों में समान मात्रा में है। अभी बच्चा एक ही साइड से सोच पा रहा है, तो सेंट्रेशन को लैक ऑफ कंसंट्रेशन से भी जोड़ा जाता है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो 1 नंबर होगा। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हम आपको संवेदी प्रेरक अवस्था में बताए हैं। इसके बाद प्रतीकात्मक जो है, प्रतीकात्मक सोच, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रिया परिवर्तनीय है? तो परिवर्तनीय है मतलब दोनों तरफ से नहीं सोच पाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको हम समझाए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक ही तरफ से सोच पाता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दोनों तरफ से सोच पाता है। इसीलिए ये भी कहा गया है और पियाजे का आलोचना भी हुआ है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को उन्होंने कमतर आंका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों के बहुत सी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जटिल पदानुक्रम संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही कट गया। इसके बाद है अमूर्त समस्या, तो इसको भी काट दीजिए। प्रकल्पनात्मक सोच, ये भी कट जाएगा आपका। तो बच्चा एक ही, देखिए यहाँ पे बच्चा आपका जो आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूर्त संसाधन, आप कहेंगे कि मूर्त संसाधन के बारे में तार्किक सोच तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। तो यहाँ बच्चा जो देखेगा कारण तथा प्रभाव जान पाता है, इसलिए बच्चा को हम जो भी है सामने उसको चीज़ दिखाएंगे, फिर उसका वो जो देखेगा इसके कारण ये घटना हो रहा है तो वो समझ पाएगा इस बात को। यहाँ पे इस सेंस में आपको लेना है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो A नंबर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पहला है आपका अमूर्त सोच, तो अमूर्त सोच तो कभी आएगा नहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो हम आपको पहले ही बताए, इसको संवेदी में भी रखना है, पूर्व संक्रियात्मक में भी रखना है, क्योंकि बुक में अक्सर दोनों में दिया हुआ होता है। तो इसको फ्लेक्सिबल लेके चलना है। आगे देखिए, दूसरों को नज़रिया लेने की क्षमता, नज़रिया नहीं लेने की क्षमता यदि रहता तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को काट देते, लेकिन यहाँ पे नज़रिया नहीं दिया हुआ है, दूसरे का नज़रिया लेने का क्षमता दिया हुआ है। यदि ईगोसेंट्रिक आप समझ रहे हैं, अहमवादी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे रहता सी नंबर में दूसरे का नज़रिया नहीं लेने की क्षमता, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हमको काटना पड़ेगा। और D नंबर ऑप्शन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, ये तो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो इस प्रकार से आपको B नंबर के साथ आंसर टिक करना पड़ेगा, और यही सीटेट भी आंसर माना है तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक
का डैश और डैश होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक है तो शिक्षक को गतिशील होना चाहिए जिससे कि वह पार्टिसिपेट करे, जिससे बच्चा भी देखकर पार्टिसिपेट करे, सहभागी बन सके। और लचीला होना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है क्लास में अलग अलग प्रकार का बच्चा रहेगा, तो यदि सिस्टम रिजिड हो तो सबका काम बनने वाला है नहीं। और देखिए, इस प्रकार से आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है संचरित और अनम्य नहीं, नम होता तो थोड़ा हो भी जाता। और आपको पता है कि पियाजे जो है रचनावादी विचारक है, व्यवहारवादी नहीं है, तो इसके आधार पर ये काट देंगे। आप फंस सकते हैं सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी में। तो पारदर्शी है सभी के लिए समान चीज़, तो ये तो ठीक है, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण, केवल सहानुभूतिपूर्ण आप सहानुभूति दिखाएंगे उससे काम चलेगा नहीं, आपको बच्चे के लिए सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ऑप्शन बी और डी को तो आप काट सकते थे ऐसे ही, लेकिन आप फंस सकते थे ए और सी में। तो ए और सी में भी जो बेटर है वो 1 नंबर है, इसलिए आपको 1 नंबर के साथ जाना है। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वो देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, जबकि रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी होगी, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को दर्शाती है। क्रमबद्धता, देखिए क्रमबद्धता का मतलब होता है क्रम में लगाना, या तो छोटा से बड़ा की तरफ लगा दीजिए या फिर बड़ा से छोटा की तरफ लगा दीजिए, यही होता है क्रमबद्धता। तो ये होगा नहीं। संरक्षण, तो ये बात संरक्षण भी नहीं है, क्योंकि संरक्षण में बच्चा यह समझ पाता है कि मान लीजिए 1 लीटर पानी आप कम चौड़ा वाला में रखें या फिर अधिक चौड़ा वाला में रखें, दोनों का मात्रा एक ही होगा। यदि 1 लीटर है तो दोनों में 1 लीटर ही होगा। यही है, थोड़ा एक जो कम चौड़ा होगा वो ऊपर तक भरेगा, जो ज़्यादा चौड़ा है वो नीचे तक भरेगा, लेकिन मात्रा समान रहेगा। तो संरक्षण का यही मतलब होता है कि आकृति और आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलने वाला है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सकर्मक अनुमान, तो हम आपको जब थ्योरी वाला वीडियो दिए थे तो उसमें बताए थे कि यह सकर्मक अनुमान जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। वहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताए थे कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो बच्चा यह अनुमान लगा लेता है कि ए सी से बड़ा है, और यही आपका सकर्मक अनुमान है। और परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क जो है यह जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है प्रतिवर्तन, तो प्रतिवर्तन हुआ रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल दोनों तरफ से सोच पाता है, बात तो सही है, कोई दिक्कत का बात है नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूछ रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन हो। तो देखिए, आपका परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और इसके बाद है अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन भी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, प्रतिज्ञापित चिंतन, प्रतिज्ञापित होता है कि हाँ या ना में आता है। कोई भी चीज़ है जैसे कि आप, यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे आपको कहे कि भारत 1948 में आज़ाद हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, किताब में पढ़े हैं कि भारत जो है वह 1947 में आज़ाद हुआ था। तो प्रतिज्ञापित चिंतन जो है यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे आपको ये पूछा जाए कि मान लीजिए पृथ्वी के अलावा किस किस ग्रह पे जीवन संभव है, तो ये इसमें जवाब जो आएगा हाँ या नहीं में आएगा। तो हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे बात को कि आंसर क्या होगा, ए नंबर सही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। देखिए, यह केंद्रीयता है, बच्चा है वह अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, इसलिए वह एक तरफ से ही सोच पाती है, यह केंद्रीयता को दर्शाता है। जीववाद क्या होता है, जीववाद निर्जीव को भी बच्चा सजीव समझता है। जैसे मान लेगा कि पत्थर में भी भावनाएं हैं, बादल जो चल रहा है उसमें भी भावनाएं होंगी, तो यह है आपका जीववाद। बच्चा डॉल के साथ खेलेगा, गुड़िया के साथ खेलेगा, उसको कपड़ा पहनाएगा। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। और सकारात्मक परिणाम निकालना, अभी जस्ट हम आपको ऊपर बताए हैं कि यदि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता का साइकिल चलाने का पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने में तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। देखिए, बदलाव लिख दिया, बदलाव लिखे, परिवर्तन लिखे, चेंज लिखे, मॉडिफाई लिखे, तो सीधे आपको जाना है किसके साथ, समायोजन के साथ, एकोमोडेशन के साथ। समावेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को केवल शामिल करना, और समायोजन का अर्थ होता है आपको कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना प्लस उसमें मॉडिफाई करना, चेंज करना, परिवर्तन करना। और संतुलन समावेशन और समायोजन के बीच में बैलेंस बनाता है। और असंतुलन हुआ
कि जैसे असंतुलन को समझिए, जैसे कि बच्चा का स्कीमा बना हुआ है। जब वो शेर का बच्चा को देखता है तो उसे भी बिल्ली का बच्चा कहता है। तो जब उसे वह बिल्ली का बच्चा कहता है तब तक वह आत्मसातीकरण है या फिर समावेशन है। जब आप उसको बताते हैं कि यह शेर का बच्चा है तो बच्चे के दिमाग में असंतुलन पैदा हो जाता है। फिर असंतुलन दूर करने के लिए वह अपने स्कीमा में चेंज करता है, यानी मॉडिफाई करता है। तो जब वह बिल्ली के बच्चा को बिल्ली का बच्चा बोलता है तथा शेर के बच्चा को शेर का बच्चा बोलता है तो यह समायोजन होता है। तो आप समझ गए होंगे सारा बात। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश अवस्था में बच्चे लक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेज़ी से विकसित होता है। तो देखिए, भाषा कौशल जो है बच्चे के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपका इसका सही आंसर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका 11 से 15 है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है। और संवेदी या पेशी अवस्था जो है आपका 0 से 2 वर्ष का अवस्था है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो संरक्षण करने में कब बच्चे असक्षम होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यही आंसर आपको लगाना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था खोजना है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सी नंबर ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उनकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, यानी अकेंद्रीयता है, यह सेंट्रेशन दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है और उनके पिताजी ने उसे नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास का सारा गिलासों में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो सारा देखिए केंद्रीकरण प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही है, संरक्षण नहीं समझती है। वो समझ रही है कि जो कम चौड़ा है उसमें ज़्यादा दिखेगा, तो इसलिए उसको ज़्यादा लग रहा है। और उसके बहन संरक्षण समझ पा रही है, इसलिए वो समझ पा रही है कि दोनों में मात्रा समान है। क्रमबद्धता होता है क्रम में लगाना किसी भी चीज़ को, जीववाद निर्जीव को सजीव समझना होता है। देखिए, वर्ग समावेशन शामिल करना हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो उभरने के बारे में बात कर रहा है, मतलब उभरना शुरू होता है, आना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से आएगा कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ पे उभरना शुरू ही का ही बात कर रहा है। और प्रतीकात्मक खेल, तो प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और तार्किक मानसिक जो समझ है वो उभरने लगता है। तो आपको मूर्त के साथ नहीं जाना है, इस क्वेश्चन में आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ में जाना है। यहाँ पे तार्किक सोच आता है आपका, इसके बाद मूर्त सोच हुआ, इसके बाद संरक्षण हो गया आपका, सकारात्मक अनुमान हो गया आपका, आगमनात्मक तर्क हो गया, ये सब ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है संरक्षण निकालने के लिए? तो देखिए, संरक्षण निकालने के लिए आपका केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन तो होगा नहीं, और क्षतिपूर्ति वर्गीकरण ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा आपका, सकारात्मक अनुमान वाला ऐसे ही काट के हटा दीजिए आपका। तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रेशन होगा, सही चीज़ के बारे में सही से सोचना, और प्रतिवर्तता यानी रिवर्सिबिलिटी। तो जो आपका आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़ी पर सवार हो रहा है, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? तो यह सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, आत्मकेंद्रीयवाद नहीं है। आत्मकेंद्रीयवाद में होता है बच्चा दूसरे का व्यू नहीं समझ पाता है। संरक्षण में बच्चा समझ जाता है कि 1 लीटर पानी को हम कम चौड़ा वाला में रखें या फिर ज़्यादा चौड़ा वाला में रखें, दोनों का जो मात्रा है वो समान है। क्रमबद्धता होता है क्रम में लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या
नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्रमबद्धता, श्रेणीबद्धता, वर्गीकरण, इसके बाद है सकर्मक अनुमान, इसके बाद है प्रतिज्ञापित चिंतन। तो देखिए ये तो आपका वैसे ही इससे संबंधित है नहीं आपका, और क्रमबद्धता क्रम में लगाने के बाद है नहीं, और सकर्मक अनुमान जो है सकर्मक अनुमान भी नहीं होगा, क्योंकि ये तुलना नहीं हो रहा कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इस टाइप से। तो 3 ऑप्शन कट गया आपका, तो एक ही बच ही रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। बच्चा मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी समस्याओं का समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आएगी? तो देखिए मूर्त वस्तु के बारे में है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच, वन वे थिंकिंग, यानी एक तरफ से बच्चा सोच पाता है। केंद्रीयता हो गया आपका, अहमवादी हो गया, जीववाद हो गया, ध्यान में रखेंगे आप। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा में निगमनात्मक सोच, वैज्ञानिक सोच, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में जितना क्वेश्चन देखे उसे आप ध्यान से देखिए, और भी वीडियो आएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है।